उड़ीसा की एजुकेशन और हमारा छत्तीसगढ़ की एजुकेशन है, इसमें बेसिक अंतर क्या दिखता है? ये इसकी जब शुरुआत हुई तो ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत आसानी से कम कीमत में कम समय में अदर माध्यम के जरिए हम लोगों तक अपनी बात रख सकते हैं। दवाइयों का लंगर आपने चालू किया है, ये पहला कॉन्सेप्ट मुझे दिखा था। ये विचार कहाँ से आया आपको? देखिए, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा सा बिजनेसमैन बना जाए। और यही विचार, यही उद्देश्य और यही धारणा लोगों को वर्तमान में एंटरप्रेन्योर बना देती है। रायपुर में आज मेरे साथ लाइव कैंपस में एक ऐसी ही शख्सियत बैठे हैं जिन्होंने इस विचार को लेते हुए आज रायपुर के जाने माने एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में आते हैं। परिचय कराता हूं, आप है भूपेंद्र सिंह खालसा जी। नमस्कार भूपेंद्र जी। नमस्कार सर। भूपेंद्र सिंह की बहुत सारी चीजें हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी के, भारत की अग्रणी कंपनियों में शामिल एक कंपनी में आपने पेशा चालू किया, नौकरी चालू की, उसके बाद वापस छत्तीसगढ़ आ गए और छत्तीसगढ़ में उन्होंने स्टार्टअप चालू किया और स्टार्टअप के बाद में आज वे कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी संस्थाएं शामिल हैं, आप सिख फोरम से जुड़े हुए हैं जहां पे आप अच्छे पदाधिकारी हैं और कई समाज सेवी कार्य करते रहते हैं। आपने कई बिजनेस की शुरुआत की है जिसमें उदाहरण मिल जाता है कि बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी रही। आपने मीडिया क्षेत्र पर कदम रखा, एक मैगजीन निकाली और शायद मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की पहली मैगजीन थी और हो सकता है भारत की भी पहली रही हो, मुझे उतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मेरा प्रॉपर्टी के नाम से आपकी मैगजीन निकलती थी, को-फाउंडर थे। उसके पश्चात आपका ध्यान हेल्थ की ओर पहुंचा और आप हेल्थ सेक्टर में काम करने लगे। हालांकि पैसे से आप हेल्थ से कभी जुड़े रहे, आप आईटी प्रोफेशनल रहे और हेल्थ पे आ गए और वर्तमान में आप सेहत के नाम से एक सेहतमंद के नाम से आपका एक ऐप चलता है जिसके द्वारा आप लोगों को दवाइयां पहुंचाते हैं। तो बहुत कुछ जानेंगे भूपेंद्र जी के साथ में ही। तो भूपेंद्र, सबसे पहले बात ये कि एक आईटी प्रोफेशनल का बंदा जिसके पास में एक अच्छा पैकेज यानी कारपोरेट था, और जहां तक मुझे आपके बारे में जानकारी हुई कि आप मुंबई जैसे शहर पे थे जहां लोगों की लालसा लगती है मैं मुंबई में जाके जॉब करूं, और एक बहुत बड़ी कंपनी है आज की डेट की, उस पर आप जॉब कर रहे थे जी। फिर मुंबई छोड़ करके या छत्तीसगढ़ से छोटे से शहर में आने का? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। हमेशा से ये चाहत रही है कि अपना एक बिजनेस हो। जब हम स्कूल में पढ़ते थे और जब लोगों को काम कर बिजनेस करते हुए देखते थे तो ये हमेशा सोच रहती थी कि कभी हमारा भी एक छोटा सा बिजनेस होगा और हम अपना खुद का बिजनेस करेंगे। तो जब पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में उस समय कुछ स्टार्टअप्स के साथ हमने काम किया और उसी दौरान कॉलेज के दौरान में कैंपस प्लेसमेंट हुआ और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में जॉब करने का मौका मिला। अच्छा भूपेंद्र जी, रिलायंस आपका बेसिक एजुकेशन कहाँ, रायपुर का है या? मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई संबलपुर से, उड़ीसा से स्टार्ट हुई। फादर वहाँ जॉब पे थे, तो 8वीं तक की जो पढ़ाई है हमने गुरु नानक पब्लिक स्कूल उड़ीसा संबलपुर से की जी। जहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये भी मिली कि हमें वहाँ की लोकल भाषा उड़िया सीखने का मौका मिला। वेरी गुड। और पंजाबी भी हमने वहीं सीखी, तो बहुत सारा नॉलेज हमने वहाँ से प्राप्त किया। एक चीज पूछता हूँ, जैसे कि जो एजुकेशनल की बात आती है और प्रोफेशन की बात आती है जी, अब मैं थोड़ा सा कंपेयर कर लूँ समय उड़ीसा की एजुकेशन और हमारा छत्तीसगढ़ की एजुकेशन है, इसमें बेसिक अंतर क्या दिखता है? देखिए, जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे उड़ीसा, तो वहाँ का जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम था बहुत ही स्ट्रांग था। अगर बात करें वहाँ के बोर्ड की और वहाँ पे इंग्लिश बोलने की सिस्टम की जी, तो बहुत ही अच्छा था। जब मैं यहाँ रायपुर आया तो वो डिफरेंस नज़र आया कि जब हम छत्तीसगढ़ में 8वीं के बाद 9वीं में मैंने यहाँ ज्वाइन किया केंद्रीय विद्यालय स्कूल WRS कॉलोनी में, तो ये अंतर पाया कि जो बेसिक सिस्टम है एजुकेशन का वो थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा। अगर हम उड़ीसा चले जाएं और थोड़ा सा यहाँ काम करने की जरूरत थी जब हम छत्तीसगढ़ पर आए। बराबर है। अब एक चीज रही, जब हम बात करें बिजनेस पे आए, वैसे भी जो आपकी कम्युनिटी है, हाँ जी,
सिख समुदाय होता है, पंजाब के लोग, ये ज्यादातर ये बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, जॉब की ओर कम होते हैं, बिजनेस का ओरिएंटेशन रहता है। ये जो आपने आईटी सेक्टर पे लाए, तो आईटी का तो कोई काम दिखा नहीं आपका। मैंने आप जो नाम चल रहा है, आप सिख संगठन के साथ जुड़े हैं, समाज सेवा की ओर जुड़े हुए हैं। हालांकि यह बात सच है कि सिख का दूसरा परिचय जो होता है वो लंगर से होता है, मगर लंगर में जो आपकी जो चल रही है, इसमें जाना चाहूंगा कि जो दवाइयों का लंगर आपने चालू किया है, ये पहला कॉन्सेप्ट मुझे दिखा दी। ये विचार कहां से आया आपको? देखिए, जैसे आपने कहा कि सिख समाज के अंदर में एक एंटरप्रेन्योरशिप की भावना शुरू से होती है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हमेशा से हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें सेवा करनी है। हम कहीं भी जाएं, लोगों की सेवा करनी है। गुरुद्वारे में जाए तो आप देखते हैं कि अमूमन जूतों की सेवा होती है, खाने की सेवा होती है जी। तो हेल्थ केयर में काम करते हुए पिछले 6 साल में हमने देखा कि जो हमारे समाज के लोग हैं, खाना तो खिला रहे हैं, लोगों को बाकी चीजें भी दे रहे हैं, मगर एक जो छोटी सी चीज है दवाई जी, जो लोगों को हमेशा नीड होती है, वो अगर हम देना शुरू करें या फ्री में हम इलाज शुरू करें, फ्री में हम दवाई दें, तो एक बहुत बड़ा ये भी सेवा का काम है। और उसी मकसद से फिर हमने ये दवाई का लंगर के साथ जुड़े। क्या करते हैं दवाई के लंगर में? जी, दवाई के लंगर हमारा ऐसा है कि जो भी गरीब व्यक्ति जो वाहन नहीं कर सकता है दवाइयों, और जिला अस्पतालों में या किसी भी ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है और उसको दवाई की जरूरत है, तो हम जेनरिक दवाइयाँ जो डॉक्टर लिख के देते हैं जी, उनको मुफ्त में मुहैया कराते हैं। तो ये सेवा का काम है जी। और जहाँ तक आपने बोला तकनीक के बारे में जी, आईटी सेक्टर में होने के कारण जब हमने स्टार्ट भी किया तो कई हमने ऐसे पोर्टल्स बनाए, वेबसाइट्स बनाई जी। आपने मैगजीन की भी चर्चा की, तो उसका भी हम ऑनलाइन वर्जन लेके आ रहा हूँ, इसी चीज पे आऊंगा ये, और मतलब हुई थी पोर्टल की बात करूंगा। एक बात और लगी, ठीक है आप आईटी सेक्टर पे रहे, फिर एक समय आ गया वही जो अभी आप कहते हैं मेरा प्रॉपर्टी करके आपने एक मैगजीन निकालना चालू की और वो पूरा रियल एस्टेट को समर्पित कर दिया था जी जी। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया दिमाग में? जब हम इस पे रिसर्च कर रहे थे कि जब हम रियल एस्टेट पे क्या काम कर सकते हैं, क्या स्टार्टअप किया जा सकता है, तो हमने जब इसका सर्वे किया तो हमें पता लगा कि उस समय 2011 की बात है, 2011 की बात लगभग की बात है। तो उसमें हमें ये पता लगा कि लोगों की जो टेंडेंसी है, लोगों की सर्च करने का जो तरीका है, रायपुर या छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन उतना नहीं है, बशर्ते मेट्रोज में। तो अगर उस समय हमने अगर कोई ऐसा पोर्टल शुरू किया होता तो हमें ऐसा लगता है कि उतनी उसकी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। तो हमने फिर देखा कि और ऐसी क्या चीज है जो लोग छत्तीसगढ़ में या रायपुर में पसंद करते हैं। हाँ। तो हमने ऐसी कोई मीडिया नहीं पाया जहाँ पे लोग जाके इसको देख सके, पढ़ सके, और डेडिकेटेड ऐसी कोई किताब, मैगजीन या कोई भी ऐसी चीज जो ट्रांसपेरेंट कर सके एक होम बाइंग सिस्टम को। तो वो हमने पाया कि ये अगर मैगजीन ऐसी कोई निकले जहाँ पे लोग, ठीक है मैगजीन तो लोग निकालते थे, हालांकि अभी ये बात तो पुरानी है आपका, पर उसका पोर्टल अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है मैगजीन का। पर जल्दी मैगजीन में बिजनेस की बातें भी होती थी, सौंदर्य भी होती थी, कुछ कहानियां होती थी, ऊपर कॉलम होते थे, धर्म की बातें, और उस पर रियल एस्टेट का भी कॉलम होता था, बिल्कुल जानकारियां, प्रश्नोत्तरी भी होती थी। एक टोटल का टोटल रियल एस्टेट का ही मैगजीन निकाल देना, ये बहुत जहाँ पे वर्ग नहीं है। बिल्कुल। और लोग पसंद क्या करते हैं फिल्मों के बारे में, क्रिकेट के बारे में, राजनीति के बारे में, उसमें छोटा सा 2 पेज का कहीं पे रियल एस्टेट की बात आ जाए तो वो तो ठीक था, लेकिन पूरी 42 पेजेस की किताबें निकाल देना, मैगजीन निकाल देना, हर महीने निकालना, और रियल एस्टेट को ये क्या इतना क्लाइंट बेस, कस्टमर बेस आपने रिसर्च किया था कि है उस समय 2011-12 के आसपास? जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि डेडिकेटेड रियल एस्टेट पे मैगजीन निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जब हमने इसको शुरू किया तो हमें भी ये लगा कि क्या इसको लोग उस लेवल पे पसंद करेंगे, क्या सिर्फ मैगजीन में रियल एस्टेट को ही पढ़ना पसंद करेंगे। तो हमने उसके अंदर वैरायटी लेके आए, जैसे हमने डेकोरेशन की भी बात की, हमने वास्तु की भी बात की। तो हमने उसमें करीब करीब अगर आप देखें तो रियल एस्टेट में 250 के आसपास स्टेक होल्डर सेक्टर्स होते हैं जो उससे जुड़े जाते हैं। बिल्कुल।
तो जब वैरायटी मिलने लगी लोगों को, और उसके अंदर हमने एस्ट्रोलॉजी को भी ऐड किया ठीक है। कि कब आप घर ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब हमने एक मसाला डाला उसके अंदर, बिल्कुल, और फिर हमने उसको बहुत यूनिक तरीके से बेचा भी, और वो भी एक तरीका बड़ा यूनिक था हमारा कि हम छोटी छोटी दुकानों में एक डब्बे में रख के बेचते डब्बा रख के देते थे। ये तो ठीक था मुकद्दर जी आपके। फिर अचानक एक मैगजीन के साथ साथ में आप वापस डिजिटल मार्केटिंग का कदम रखा और फर्स्ट टाइम था, और पॉलिटिकली ब्रांडिंग करने की ओर चल दिए आप लोग के। एक पॉलिटिकल फेम कैसा बनाया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिला जी या डिजाइन किया? जी। कई बार आपको ऐसे मौके मिलते हैं जीवन में जहाँ पे आपको ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है जो आप हमेशा सोचते हैं कि हम उनके साथ काम करें। ठीक है। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो पोस्ट ग्रेजुएशन के समय, तो गोल्ड मेडलिस्ट होने का एक मौका प्राप्त हुआ। तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, अच्छा। और उन्होंने उनके द्वारा मुझे मिला। राइट। तो जब हमने इस पे काम करना शुरू किया तो हमें मुख्यमंत्री जी के साथ एक मौका मिला कि हम उनके साथ काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर था, और इस अवसर के साथ हमने इसको फिर डिजाइन करना शुरू किया। और उसी समय मोदी जी आए थे और डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी जी। तो डिजिटल इंडिया कैसे सिस्टम को लगाया जाए, इसको हमने डिजाइन किया सीएमओ के रूप में, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के रूप में। इसमें हर वो व्यक्ति जो सीएम ऑफिस से जुड़ा है उनका सोशल मीडिया हैंडल बनाया जाए और उसको लोगों के बीच उनकी हर चीजों को पहुंचाया जाए। तो ये मौका हमें जब मोदी जी आए तब हमें ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, और हमने डिजाइन किया, डेवलप किया और उसको लोगों तक पहुंचाया। भूपेंद्र जी, दो एक अलग अलग चीज हो गई थी। एक तो अपने आप में एक मैगजीन निकालना जो कि एक अलग ही क्षेत्र था आपका, क्योंकि मीडिया से रहे नहीं, फिर आपने पत्रिका निकाली। ठीक है, डिजिटल काम था, लेकिन जाकर के सीधे सीएमओ ऑफिस में बैठ गए, चीफ मिनिस्टर कार्यालय में बैठे, और वहां पे नेताओं को समझाना, वो भी उस समय जो कि धुरंधर से अपने अपने जगह पे, मंत्रियों को समझाना, फिर ब्यूरोक्रेसी को बताना, चैलेंजिंग नहीं? क्या एक्सेप्ट हो? कुछ ऐसा अनुभव चाहिए जो शेयर कर सके, जो लोग सोच भी रहे हैं, तो एक आपको देख के वो भी प्रेरणा प्राप्त होंगे। देखिए, बहुत चैलेंजिंग था उस समय, ये शुरुआत थी। हर कोई एक फिजिकल मीडिया को समझता था, हाँ। और डिजिटल मीडिया को लोग उतना समझते नहीं थे और उतना जानते भी नहीं थे। तो जब लोगों को जाके समझाने की बात आती थी तो बोलते थे यार इसमें तो लोग हैं ही नहीं। हाँ। तो जब लोग हैं ही नहीं तो उनको हम क्या बताएंगे? मैं वही बोला था, जैसे कि वो 2014 के पहले का जो भारत था और छत्तीसगढ़ था जी, वो चौराहे पे बड़े बड़े होर्डिंग जी दिखे रही, हर चौराहे पे होर्डिंग, रोड के किनारे किनारे होर्डिंग होना चाहिए। तो पब्लिक, अब उस पे आप उसको कट कर रहे हो जी। और उस समय बहुत से लोग समझते थे कि सोशल मीडिया क्या है जी। फेसबुक पे होते नहीं थे, हाँ। व्हाट्सएप पे होते नहीं थे, बहुत लोग कम चलाते थे। फिर दूसरा जो हमारा छत्तीसगढ़ था, वैसे भी यूं कहा जाए कि शहरी क्षेत्र बहुत कम है टेक्नोलॉजी का एक्सेप्टेंस। और 2016-17 की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी करीबन 30-35% लोग ही यूज कर रहे थे। उस दौरान ये कन्विंस करना जी कि हम मेट्रो जैसा काम करेंगे और पूरे गांव-गांव तक हम चुनाव का प्रचार, आपके नेताओं की ब्रांडिंग, गवर्नमेंट की योजनाएं हम डिजिटली वहां तक पहुंचा पाएंगे, इसको कन्विंस करने में आप लोगों ने कैसे दोनों को, मंत्रियों को और ब्यूरोक्रेसी को समझाते थे? जी, देखिए, एक बहुत बड़ा मौका था उस समय जब ये इसकी जब शुरुआत हुई, तो ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत आसानी से, कम कीमत में, कम समय में अदर माध्यम के जरिए हम लोगों तक अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है। तो जब ये हम ग्राउंड पे करने लगे और लोगों तक पहुंचाने लगे, तो लोगों का ये एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आना चालू हुई कि हम जो बातें बोल रहे हैं वाकई लोगों तक इस माध्यम से पहुंच रहे। ऐसा नहीं लगा कि एक नेता की जो
बड़े बड़े पेपर में फ्रंट पेज पे बड़ा बड़ा फोटो छपता था जी। उसको आपने छोटे से मोबाइल में कैच कर दिया, तो डेटा का तो साइकोलॉजी कुछ तो हुआ होगा यार, कहाँ पे बड़ा फोटो छपता था, कहाँ छोटा सा आ गया। देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी वाली बात ऐसी थी कि जब मोबाइल धीरे धीरे डेवलप कर रहा था, पहुंचने लगे, इंटरनेट पहुंचने लगा, तो वही जो प्रेजेंस है वो 24 घंटे उस स्क्रीन में दिखने लगी। अच्छा, हाँ। तो जो प्रेजेंस आमूमन एक व्यक्ति को कहीं जाने पे दिख रही थी, उसके आज उसके स्क्रीन पे उसके सामने में दिखने लगी। तो 24/7 की जो प्रेजेंस है वो एक स्ट्रॉन्ग माध्यम बनी, जिसकी वजह से आप कोई भी मैसेज जब भी आप भेजते थे तो वो आदमी तुरंत देख लेता था, बशर्ते अगर किसी अगले दिन उसको खबर पहुंचती थी या तीसरे दिन उसके पास खबर आती थी, तो वही आम आदमी के पास तुरंत वो खबर पहुंच जाती थी। उसी समय ट्विटर का भी आगमन हुआ था, तो ट्विटर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया न्यूज को तुरंत पहुंचाने में। बिल्कुल। पॉजिटिव हेल्थ जोन बीमारियों से स्वास्थ्य की ओर एक अनूठी पहल, जहां वैदिक विज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट कर विश्व स्तरीय जीडीवी स्कैन मशीन द्वारा आपका बायोफील्ड, सातों ऊर्जा चक्रों का अलाइनमेंट एवं चक्रों और फिजिकल ऑर्गन्स में ऊर्जा के प्रवाह को चेक कर कंप्लीट हेल्थ एनालिसिस किया जाता है। वेदा पल्स मशीन द्वारा आपकी प्रकृति और विकृति का पता लगाकर सप्त धातु पंच तत्वों के संतुलन की जांच द्वारा बीमारियों के रूट कॉज का पता लगाकर डाइट, थेरेपी एवं डे रूटीन प्लान और साइको न्यूरोबिक टेक्निक द्वारा आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाया जाता है। मगर एक और आप इससे आए, चलो यहाँ तक किया चर्चा होगी और ले जाऊंगा, लेकिन मैं एक और जानना चाहूंगा कि अचानक फिर आपने सिख के लोगों का जो नाम जाना जाता है वो याद जाता है कि लोगों की सेवा करने की, सेवा की भावना, वो खैर आप लोग के खून में है, आपके जीन में है सिख समुदाय का। ये जो सेहतमंद करके आपने ऐप चालू किया जी, हाँ, इसके पीछे क्या मकसद रहा? जी 2016-17 में हमने सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन हमारा एक सामाजिक संस्था है, जिसमें जितने भी ऑफिसर्स और जो लोग गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं या जो कर रहे हैं उनके साथ जोड़ के ये संस्था चालू की, जिसमें हम फ्री में लोगों का इलाज करेंगे। ठीक है। और सस्ते में, उस समय जन औषधि केंद्र चालू हुए थे, जन औषधि केंद्र के द्वारा सस्ते में उनको दवाइयाँ मुहैया करा। तो उस दौरान काम करते हुए हमने कई मेडिकल कैंप्स लगाए, गाँव में गए, कम से कम रायपुर के आसपास जितने भी शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पे हम जाके इन कैंप्स को करना चालू किया। तो हमने ये पाया कि हर व्यक्ति आज हेल्थ के मामले में उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है। दवाइयाँ या डॉक्टर्स, या उससे पहले अगर बात करें कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी भी हो गई है तो उसको पता नहीं चलती थी कि मुझे क्या बीमारी है, उसका मेरे को इलाज कहाँ मिल सकता है। तो इन कैंपों के जरिए हमारे पास डेटा कलेक्ट होना चालू हुआ। उस डेटा से हमको ये समझ में आया कि अब ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पे जो शहर से थोड़ा दूर है या शहर में भी हैं, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो डॉक्टर्स को उनके से कनेक्ट कर दे, तुरंत उनको उनकी जांच हो जाए। ठीक है। जैसे कि मैं ये जान रहा हूँ, सेहतमंद जो आपने ऐप बनाया है, इसका थीम क्या है? तो कैसे पेशेंट को या पब्लिक को फायदा, जैसे कैंप कर रहे हैं तो छोटे मोटे कई लोग कैंप कराते रहते हैं, बहुत सारी एनजीओ जो कैंप कराती है और वो पेशेंट को गाइड करना, अस्पताल के अपने कैंप्स होते हैं, वो पेशेंट के पास पहुंच रहे हैं, पेशेंट को लाते भी है, यथासंभव वो लोग इलाज भी करते हैं जितना मिलता है। बट मैं यार जैसे सेहतमंद ऐप के थ्रू आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हो पब्लिक को? क्यों सेहतमंद के ऊपर आएगी करने का? तो कैंप तो बहुत लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल है। देखिए, हमने इसकी शुरुआत की थी, वो ये था कि हम लोगों को बीमारियां होने से पहले उनको हम सेहतमंद रहने की बातें करेंगे। ठीक है। तो हम इस ऐप के जरिए लोगों को हमने ये बताना शुरू किया कि आप सेहतमंद कैसे रह सकते हैं, ताकि आप इस जो आपको प्रॉब्लम्स जीवन में नहीं आए। और जिन लोगों को वाकई में प्रॉब्लम रहती थी, उनके साथ बड़ी समस्या ये थी कि वो ये नहीं जान पा रहे थे कि उन्हें अपना इलाज किन से कराना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ क्या होता है, दवाइयाँ जो हैं वो लोगों को, अगर आप थोड़ा सा शहर के बाहर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उतनी जानकारी नहीं होती है, लोग कुछ भी दवाइयाँ ले लेते हैं। जैसे आप जाएंगे, अगर किसी ने नियर बाई मेडिकल शॉप है तो वहां जाके अपने हिसाब से दवाइयाँ खा लेते थे, तो जिससे बीमारी
आगे बढ़ जाती थी। ये रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है हाँ, कई बार पे, हाँ। तो वो फिर वापस उनको बीमारी डेवलप होकर फिर वो शहरों में आते थे और डॉक्टरों से इलाज कराते थे। ठीक है। तो हमारे ऐप के जरिए हमने फिर ये चालू किया कि जहां भी आप हैं, उस दौरान अगर आप देखेंगे ये शुरुआत करते ही कोविड की शुरुआत हुई। एक हाँ, बहुत हमारे पास एक उस समय ये अपॉर्चुनिटी आई कि जब इस चीज को लोगों को घर बैठे सेवाएं मिलना शुरू हो जाए, जी। तो हमारे ऐप के जरिए हमने फिर घर बैठे सुविधाएं जो हैं, आपको अस्पताल आने की जरूरत नहीं, आपको मेडिकल स्टोर आने की जरूरत नहीं, आपको लैब में आने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी हैं आपको वहीं बैठे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। अच्छा। तो वहीं से ये जो ऐप है वो ग्रो करना चालू किया और इसके जरिए लोगों को हमने करीब करीब मान के चलिए उस कोरोना काल के दौरान में 20,000 से ज्यादा लोगों को हमने अपने इस ऐप के जरिए जोड़ा है, जोड़ा। बराबर है। और जब कोविड की बात आई, जी जी, जितने भी लोग किसी चाहे समाज सेवी संस्था या कुछ व्यक्तिगत सोशल फॉर्म से जुड़े रहते हैं, उन्होंने कोविड में कुछ न कुछ भागीदारी की और उनके कुछ न कुछ अनुभव है, चाहे वो दर्द के अनुभव हो, भावुकता वाले क्षण हो या कुछ करने का संतोष पैदा हुआ हो। जी। तो भूपेंद्र से भी बात करूंगा, कोविड का कोई ऐसा अनुभव जो कभी कभी अपने को थोड़ा सा ये भी दुख दे जाता हो कि यार मैं नहीं कर पाया या खास उस चीज को करवा पाता, एक ऐसा नहीं रहता है, और एक अंदर से यार वो मेरे काम हो गया, ऊपर वाले ने मुझे इतनी क्षमता दी, मैं पहुंचा और कर डाला। जैसे दोनों पहलू होते हैं, तो दोनों भूपेंद्र से समझ लो। जी देखिए, पहले मैं उस पर आऊंगा, जब कोविड आया हाँ। तो वाकई में मैं ही नहीं, हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा था कि हम अपने परिवार में और अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि ना इस सिस्टम के अंदर में लोगों को समझ ही नहीं आया कि हम किसको मदद कर सकते हैं और कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि खतरा दोनों को था, जो मदद करने वाला था और जिसको मदद चाहिए थी। तो इस खतरे की वजह से शुरुआत के समय ये हमेशा हमें एहसास हुआ, मुझे भी एहसास हुआ कि हम काफी लोगों को मदद नहीं कर पाए, क्योंकि उसी समय जब लॉकडाउन हो गया, हम कोई कहीं जा नहीं पा रहा था, क्योंकि हम मेडिकल सेक्टर से, तो हमारे पास मौका था, हम आ जा सकते थे, और उस समय भी हम नहीं कर पाए। ये दुख रहा जो आपने सवाल पूछा, शुरुआत में ये हुआ जी, क्योंकि परिवार का भी एक डर रहता है। बिल्कुल, उन्होंने भी काफी मना किया, क्योंकि उनको भी लगता था कि निकलने में दिक्कत हाँ मत जाइए, बट चूंकि हमारे कल्चर में भी है कि थोड़ा सा हम हाँ निकल जाते हैं और करने के लिए। और दूसरी जो सवाल आपने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया जो अच्छा लगा, हो। मेरा एक दोस्त है जो यूएस में रहता है जी, तो उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि उनकी मदर यहाँ पे थी और वो वहाँ पे थे, और उनकी मदर को कोविड हो गया। तो चूंकि उनका वीजा एक्सपायर हो चुका था, अब वो यहाँ आ नहीं पा रहे थे। कोविड का सेकेंड फेज था और पीक उस समय था जिसमें काफी लोगों को नुकसान हुआ। तो उस समय ये मौका मुझे मिला, फिर मैंने उनके जो भी केयर हो सकती थी मुझे वो सेवा करने का मौका मिला, और 24/7 हमने कोशिश की। और ये मुझे लगता है लाइफ टाइम एक मुझे ऐसा लगता है कि ये मौका ऊपर वाले ने दिया, कि आप आए उनकी मदद करिए। तो एक चीज होती है कि जब भी कोई चीज चालू करते हैं तो परिवार के सहयोग के बिना, परिवार के मोटिवेशन से होता नहीं है, और लगातार जब हम कुछ नया प्रयोग करते हैं, जिसमें भूपेंद्र को देखा होगा तो भूपेंद्र जी हर बार कुछ न कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं। अच्छी खासी जॉब छोड़ा, यहाँ पे आए, फिर ऐप चालू किया और अपनी डिजाइन की, फिर हुआ नहीं यार चलो थोड़ा अब चलते हैं मैगजीन की ओर बढ़ते हैं, फिर किसी और सेक्टर हेल्थ सेक्टर में घुस गए, फिर समाज से घुस गए। तो फैमिली कभी नहीं बोलती कि एक्चुअली यार क्या करते रहते हो, जब देखो छोड़ देते हो कुछ पता ही नहीं चलता है जी, कोई एक चीज को पकड़ के आगे बढ़ो जी। तो ये बहुत वाजिब सवाल है। परिवार का सहयोग मुझे लगता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब से लेके अभी तक जो स्ट्रगल हमने देखा जी, वो स्ट्रगल से हमने ये सीखा कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं, और अपॉर्चुनिटीज को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो एक एंटरप्रेन्योर की जो लाइफ होती है वो एक रोलर कोस्टर राइड हम बोलते हैं। जो रोलर कोस्टर राइड होती है कि कभी आप ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी समतल नहीं होती, जैसे हम जॉब में बात करें। बराबर है। तो शुरुआत ही ऐसी हुई जब हमने ऊंचाई देखी, उसके बाद हम नीचे भी आए, और परिवार का हमेशा ये कहना था कि दौर था जब आप नीचे का ही कर रहे हो। हाँ जी, कब लगा कि नीचे आ गए हो? नहीं सर, मैंने बताया जैसे आपको कि बिजनेस में हमेशा ऊपर नीचे होता ही रहता है।
और परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया है कि रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए आपको लाइफ में रुकना नहीं है, स्थितियां चेंज होती रहेंगी, पीछे नहीं देखना है। तो जैसे जैसे लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आती गई, पिछले 6 सालों में ये स्टेबिलिटी रही कि हम एक सेक्टर में और उसी सेक्टर में ही समाज सेवा के अंदर में अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हम टेक्नोलॉजी को जोड़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम हेल्थ में भी काम कर रहे हैं हाँ। तो हम टेक्नोलॉजी को जोड़ के काम कर रहे हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गाँव में और छोटे शहरों में हम पहुंचे, जिसमें हमारा जो अभी कंसेप्ट है जो आपने सेहतमंद कहा, तो हम सेहतमंद मित्र के द्वारा हम लोगों को मित्र के द्वारा ये सेहतमंद समझ में आ गया आपका कि एक ऐप है जिसके थ्रू लोग सर्च करके अपनी बीमारी बता सकते हैं या सेहत कैसे रहना है, वो ठीक है कर लिया। अब ये आप जो सेहतमंद मित्र बना रहे हो जी, ये कॉन्सेप्ट क्या है जी? देखिए, आप अगर देखें छोटे छोटे शहरों गांव से लोग शहरों में पढ़ने आते हैं। जैसे आपने देखा फार्मेसी की पढ़ाई करते हैं, नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं, तो हेल्थ सेक्टर में ऐसे कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको पैरामेडिकल सर्विसेज कहा जाता है, कि जब इमरजेंसी के दौरान या ऐसी कोई बीमारी हो और छोटे शहर में आप बैठे हैं तो वहां पे हम ये सुविधा प्रोवाइड कर सकें। तो जब हम ग्राउंड में काम कर रहे थे इन छोटी छोटी जगहों में, तो हमने पाया कि ऐसे ट्रेंड लोगों की कमी है कि अचानक अगर किसी को सांप ने काट दिया या किसी का हार्ट अटैक आ गया या कुछ उसकी आंख में प्रॉब्लम आ गई, यानी ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई, तो वो व्यक्ति करेगा क्या वहां? बराबर फर्स्ट एड की जो फर्स्ट प्राइमरी केयर, इमरजेंसी भी कहा जाए, इमरजेंसी भी कहा और प्राइमरी केयर भी कहा, केयर की, तो इसकी बहुत कमी देखी गई और ट्रेंड लोगों की कमी देखी गई। तो हमें लगा कि अगर हम सेहतमंद को बड़ा करना चाहते हैं और जो बोलते हैं कि आखिरी तबके में आखिरी लाइन में जो बैठा है उस तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये जो मित्र हैं इनको हम ट्रेन करेंगे, जो वहां से पढ़ने आते हैं और वही अपने जगह में, गांव में, शहर में अपना या तो व्यवसाय करना चाहते हैं या वहीं काम करना चाहते हैं, तो ऐसी पढ़ाई करने वाले लोगों को, पैरामेडिकल ट्रेंड लोगों को हम वहां पे सेहतमंद मित्र के जरिए पहुंचाएंगे और वही व्यक्ति डॉक्टर्स के साथ और दवाइयों के साथ और लैब टेस्ट के साथ जुड़ेंगे। राइट जी। तो ये क्या, जैसे किसी को जुड़ना है, कोई जाता है तो वो सेहतमंद ऐप को डाउनलोड करके अपना एप्लीकेशन वगैरह बना सकता है। तो सेहतमंद का गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। अब जैसा कि भूपेंद्र ने कहा कि अवसर बहुत मिलते चलते हैं, उसी समय घटना याद है जो मैं बहुत पहले सुना था कि अवसर लोग जल्दी पहचानते नहीं है भाई भूपेंद्र। तो एक किसी ने मुझे कहानी सुनाई थी कि अवसर जो है ना बिल्कुल दिखता ना मनुष्य जैसा ही है। जी जी। लेकिन एक ही चीज है कि कुछ चेहरे के सामने बाल होते हैं और पीछे बाल होता है, गंजा रहता है पीछे से। दरवाजे में एक ही बार दस्तक देता है, नॉक करता है। यदि दरवाजा आपने खोला और सामने का बाल पकड़ लिया तो अवसर आपका, नहीं तो फट से मुड़ जाता है और पीछे गंजा का आपके पकड़ के नहीं आता है। तो अवसर को पहचानना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप लोग समाज सेवी हैं और आपको समाज सेवा में लालसा है या ये भी चाहते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को सेहतमंद रख सकते हैं या बीमारियों से परेशान लोग हैं उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, तो भूपेंद्र जी के साथ में जुड़िए, सेहतमंद के साथ में बनिए, सेहतमंद मित्र डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर पे, गूगल के प्ले स्टोर पे जाकर के सेहतमंद हमारा ऐप। भूपेंद्र जी अब आगे यहाँ तो आपने बता दिया, भूपेंद्र की बात करें तो जुड़ेंगे भी, एक सेहतमंद ऐप को आप आगे ले जाना चाहते हैं। सिख कम्युनिटी से अगर हम बात करते हैं तो उनके साथ कनेक्टिविटी बनी रहती है जी, सेवाओं की जी, और आप खुद बहुत सारे सेक्टरों से जुड़े हुए हैं। अगला फ्यूचर में क्या विचार कर रहे हैं, क्या लाने का है जो चीजें हैं एज ए एंटरप्रेन्योर भी और एक सिख संगठन के सेवादायी के अनुसार भी? ये सिख समाज से जुड़े होने का एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है सेवा। तो जो हम दवाई का लंगर चला रहे हैं ये पूरे भारत में इकलौता है। हाँ। तो इसको हम पूरे प्रदेश में ले जाना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर जिले में ये ऐसा दवाई का लंगर चालू होना चाहिए और जितने भी वहाँ गुरुद्वारे हैं और जो सिख समाज के लोग रहे इसकी पहल करें। ये बहुत ही अच्छा सेवा का मौका है। राइट। दूसरा बिजनेस की बात ये कह रहे थे जैसे कि जो आपका लंगर का कार्यक्रम है
ये क्या गुरुद्वारा में रहेगा या सिख समुदाय के लोग ही जुड़ेंगे या कोई और भी जुड़ना चाहते हैं आपसे, अन्य समुदाय के लोग? देखिए, जो हम गांव देहात खास करके जो रूरल एरिया है, हमारे यहाँ जिला अस्पताल है, वहां पे ज्यादा परेशानियां हैं इन हाँ, चीजों को बिल्कुल। लेकर के, तो वो कैसे कर सकते हैं अलग जिलों पे? देखिए, सिख समाज हमेशा, अगर आप देखें, जब आप लंगर भी करने जाते हैं तो जी। वहाँ हर समुदाय के लोग बैठ के साथ में, चाहे वो अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब हो, बिल्कुल। तो सब वेलकम है। जो भी इसको शुरू करना चाहता है, हम बिल्कुल उनकी मदद करेंगे। और ये कोई किसी भी व्यक्ति विशेष या पर्टिकुलर समुदाय के से जुड़ा हुआ नहीं है, चूंकि ये शुरू हमने किया है हाँ, तो शुरुआत कर दी है। जो भी करना चाहे, जुड़ना चाहे, वो बिल्कुल वेलकम है। बिल्कुल। तो ये थे भूपेंद्र सिंह खालसा जी। छत्तीसगढ़ की युवा एंटरप्रेन्योर में आपका नाम आता है और आपने चर्चा में देख ही लिया कि बहुत सारी योजनाएं, उतार चढ़ाव जीवन में सबके होता है, उतार चढ़ाव को ले आए। और मैंने कहा था कि यूं ही कोई शख्सियत नहीं बनता है, शख्सियत तक का सफर कई अनुभवों के साथ होता है। अनुभव तभी आते हैं जब आदमी खुद की ठोकर खाता है और तभी वो बता पाता है कि जीवन का असली सफलता कहाँ पे है। तो अगले कार्यक्रम में फिर किसी और शख्स के साथ मिलेंगे जिसका सफर हुआ है शख्सियत तक का। तब तक के लिए नरेंद्र पांडे को दें अनुमति।